गैस फ्लो मीटर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उपकरण है GTW या टिग वेल्डिंग का। तो देखेंगे कि गैस फ्लो मीटर के बारे में, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, यह एक गैस फ्लो मीटर है। तो इसके बारे में जानेंगे। गैस फ्लो मीटर हस्त द्वारा प्रचालित नीडल वाल्व होता है। इसका प्रयोग गैस निकलने की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्रति घंटे 600 लीटर से 2100 लीटर गैस की मात्रा मापी जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कैलिब्रेट हुआ है लीटर पर आवर में, लेकिन कुछ फ्लोमीटर होते हैं जिसमें कि लीटर पर मिनट में भी कैलिब्रेशन किया हुआ होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि बॉबिंग और फ्लो राइजिंग विद इंक्रीज ऑफ फ्लो रेट। इसके ऊपर एक बॉल होती है या जैसा कि एक फ्लोट होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो जब हम फ्लो गैस का फ्लो देखते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसके ऊपर जो बॉबिंग होती है, बॉल होती है, गैस के फ्लो के कारण वह ऊपर हवा में तैरने लगती है। जब ये बॉल जिस मार्किंग के ऊपर जाती है तो समझ जाते हैं कि हमें इतनी गैस फ्लो यानी कि इतने लीटर पर आवर या लीटर पर मिनट का स्पीड से हमें गैस मिल रही है। इसमें हम लोग अगर नॉर्मल गैस टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग करते हैं तो लगभग 15 से 20 लीटर पर मिनट का फ्लो हम लेते हैं, जो हम नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हमें बड़ी यानी कि मोटी प्लेट्स की वेल्डिंग करनी है तो अधिक फ्लो यानी कि इनर्ट गैस की अधिक आवश्यकता होती है, तो उसके अनुसार हम इसका फ्लो रेट चेंज कर सकते हैं। इसमें एक खास बात और बता देता हूँ कि अगर वेल्डर GTW या टिग वेल्डिंग कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि फ्लो रेट ज़्यादा है या कम है या उचित है। तो अगर वह कुशल वेल्डर होगा तो अगर फ्लो रेट ज़्यादा हुआ वो जान जाएगा कि फ्लो रेट ज़्यादा है। उस टाइम में होगा क्या कि जो आर्क बनेगा वो आर्क स्थिर नहीं रहेगा और जो बेस मेटल है उसके ऊपर इधर से उधर भागता रहेगा, यानी कि स्थिर तरीके से उसमें बीड नहीं बन पाती। और यदि फ्लो रेट इनर्ट गैस का कम है तो कैसे पता चलेगा वेल्डर को। तो देखेंगे कि कम होने के कारण जो गैसें निकलती हैं, जैसा कि आपने अभी हम टॉर्च का डायग्राम देखा था, उसमें एक सिरेमिक का नोजल लगा था और उस सिरेमिक के बीचों बीच में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड निकला होता है। तो उस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के चारों तरफ और नोजल के अंदर से इनर्ट गैस का फ्लो रहता है। अगर इनर्ट गैस कम हुई तो उस दशा में होगा क्या कि जो आर्क बन रही है उसकी शील्डिंग इनर्ट गैस के द्वारा नहीं हो पाएगी और जो वायुमंडल की गैसें हैं वह बेस मेटल को यानी कि पिघले हुए मटेरियल को खराब कर देंगी। इसके साथ ही साथ टंगस्टन का इलेक्ट्रोड भी ऑक्सीडाइज होकर जल जाता है। इस कारण से वेल्डर को पता चल जाएगा कि जो इनर्ट गैस का फ्लो है वो कम है, और अगर उचित फ्लो होगा तो ही वेल्डिंग करने में आसानी रहेगी। इसलिए इस फ्लो मीटर का बहुत ही महत्व है। इसके द्वारा उचित मात्रा में गैस की सप्लाई लेने पर ही उचित तरीके से वेल्डिंग हो पाएगी। अब बात करते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड की, चूँकि टंगस्टन के नाम पर ही, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के नाम पर ही टिग वेल्डिंग का नाम पड़ा है, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि टिग में का फुल फॉर्म देखें तो टिग का टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। इसी प्रकार GTW में भी गैस टंगस्टन आता है, यानी कि ये टंगस्टन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पार्ट होता है और इस इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम ज़्यादातर टिग वेल्डिंग में करते हैं। इसके अलावा इसमें जिर्कोनियम का भी कुछ हद तक प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, लेकिन हम बात करेंगे अगर टिग वेल्डिंग की टंगस्टन की तो यह सर्वाधिक प्रयोग होता है और
टिग वेल्डिंग प्रक्रम में साफ एवं उच्च व्यास वाले इलेक्ट्रोड को वरीयता दी जाती है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड की सतह पॉलिश की जाती है। कभी कभी अन्य सतह फिनिश के इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला जिरकोनियम का भी कभी कभी प्रयोग होता है। लेकिन जब टंगस्टन का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं टिग वेल्डिंग टॉर्च में, तो इसकी जो किनारे की सतह है, यानी कि इसका कोण है, इसका एंड है, जो कि टॉर्च की तरफ से दिखाई देता है, जो आर्क पैदा करता है, तो उसकी हमें एज को प्रिपेयर करना पड़ता है, शार्प करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ जैसे कि हमें पेंसिल का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, अगर हमें पतली लिखाई की ज़रूरत होती है तो पेंसिल को शार्प किया जाता है। तो जिस तरह से पेंसिल दिखाई देती है शार्प करने के बाद, छीलने के बाद शार्पनर से, उसी तरीके से जो ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है इसको भी शार्प किया जाता है ग्राइंडर के द्वारा। आगे बात करते हैं शुद्ध टंगस्टन फ्यूजन पॉइंट के साथ ताप का एक अच्छा प्रतिरोध होता है, और शुद्ध टंगस्टन में कम मात्रा में धातु ऑक्साइड की अगर अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखेंगे कि GTW का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ GTW। तो बात करते हैं इस वेल्डिंग का प्रयोग निम्नलिखित धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। पहला है सभी प्रकार के कार्बन स्टील और कॉपर तथा उसकी अन्य मिश्र धातु पर भी इसके द्वारा आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे एल्युमिनियम तथा उसकी मिश्र धातुओं पर, और मैग्नीशियम तथा इसकी भी मिश्र धातुओं पर आसानी से GTW के द्वारा, यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के द्वारा इसमें हम वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मोनल मिश्र धातुओं पर और टाइटेनियम और जिरकोनियम पर भी हम इसके द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी है, सोना आदि को वेल्ड करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गेट वाल्व तथा स्टील पाइपों की वेल्डिंग में भी इस विधि का प्रयोग बहुत आसानी से किया जाता है। इसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो धातुएं हैं, इन सभी पर इस वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण वेल्डिंग होती है। अब बात करते हैं कि GTW के क्या लाभ हैं अन्य वेल्डिंग प्रक्रमों की तुलना में। तो देखेंगे कि GTW के द्वारा लगभग सभी धातुओं की वेल्डिंग की जा सकती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात की थी कि बहुत सारे जो वेल्डिंग धातुएं हैं वेल्डिंग के लिए, उन पे बहुत आसानी से इस वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग की जा सकती है। इसके अलावा देखेंगे कि इसके द्वारा दो अलग धातुओं को भी एक साथ जोड़ा जा सकता है, यानी कि अगर दो अलग अलग धातुएं जैसे कि पीतल को तांबे के साथ, या तांबे को एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम को मैग्नीशियम के साथ, या लोहा को तांबे के साथ, या किसी भी अन्य अलग अलग जो धातुएं हैं उसको एक साथ बहुत ही आसानी से इसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे कि इसमें ऊष्मा प्रभावित छेद, यानी कि हीट अफेक्टेड जोन जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HAZ, यह बहुत ही कम होता है, क्योंकि हीट अफेक्टेड जोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेल्डिंग करने के टाइम। अगर हीट अफेक्टेड जोन अधिक होता है तो जॉब में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, डिस्टॉर्शन हो जाता है, या क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हीट अफेक्टेड जोन जिस किसी वेल्डिंग में सबसे कम होता है तो वह एक अच्छी वेल्डिंग मानी जाती है। और देखते हैं कि GTW का प्रयोग करने से स्पैटरिंग की समस्या नहीं होती है, यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर SMAW का जो सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं, उसमें वेल्डिंग के दौरान बहुत सारी धातु की छोटी छोटी बॉल्स छिटकती रहती हैं बेस मेटल के ऊपर और उसके चारों तरफ भी। तो
लेकिन ये GTW वेल्डिंग है, इसमें यह स्पैटरिंग वाली समस्या नहीं होती है और इसमें धातु जमा करने की दर यानी कि रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा यह वेल्डिंग सभी स्थितियों में ऑल पोजीशन ऑफ वेल्डिंग यानी कि 1G हो, 2G हो, 3G हो, 4G हो या पाइपों की वेल्डिंग हो, 5G हो या 6G हो, उसमें बहुत ही आसानी से इसके द्वारा वेल्डिंग की जा सकती है। अब बात करेंगे GTW की हानियों के बारे में यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ GTW या टी। तो देखेंगे इसके उपकरणों का सेट दूसरे उपकरणों के सेट की तुलना में अधिक महंगा होता है, यानी कि यह जो वेल्डिंग विधि है ये काफ़ी महंगी होती है और इसमें अन्य प्रक्रमों की अपेक्षा अधिक चमकीली अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न होती हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर वेल्डर चश्मे या फेस शील्ड का प्रयोग या वेल्डिंग स्किन का प्रयोग नहीं करता है तो उसको आंखाई की समस्या हो जाती है। यह किरणें, इन्हीं किरणों के द्वारा ये प्रॉब्लम्स आती है। और देखेंगे कि इसमें धातु निक्षेपण दर बहुत ही कम होती है, यानी कि जो डिपोजिशन रेट होती है मेटल का वह भी काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं GTW की सीमाओं के बारे में, तो यानी कि इसकी क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ GTW। तो यह विधि अधिक मोटी चादरों की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती है और इसमें पेनिट्रेशन भी कम प्राप्त होता है। इसके अलावा इस विधि में 300 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा पर वेल्डिंग गन को ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर हम 300 एम्पीयर से ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए तो उसके लिए हमें वाटर कूल टॉर्च की ज़रूरत होगी। इसके अलावा शील्डिंग गैस को नियंत्रित करने के लिए उचित साधनों की आवश्यकता होती है, अतः हल्की शील्डिंग गैसों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड्स में बात किए थे कि शील्डिंग गैस को नियंत्रित करने के लिए फ्लोमीटर और रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें और देखेंगे कि इस विधि में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा उनके एलॉय की वेल्डिंग के लिए AC वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत होती है, जबकि अन्य धातुओं के लिए DC वेल्डिंग मशीन के द्वारा ही वेल्डिंग की जा सकती है। Thank you for watching. Please like and subscribe.